नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी की बड़ी बैठक 144 सीटों पर जिन पर हुई थी हार, उन्हें जीतने की रणनीति पर हुई चर्चा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जम्मू कश्मीर में जारी है सुरक्षा बलों का एक्शन, अनंतनाग में 2 आतंकियों को किया ढेर। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नार्को टेरर पर बड़ा एक्शन, पकड़ी गई 3 देशों से गुजरकर भारत पहुंची 1200 करोड़ की ड्रग्स। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी में मदरसा संचालकों में मचा हड़कंप, सर्वे के लिए बनाई गई टीम। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी को भगवामय करने की तैयारी में बीजेपी, नगर निकाय और लोकसभा चुनाव के लिए बनाया ये मेगा प्लान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी की बड़ी बैठक, जिन 144 सीटों पर हुई थी हार, उन्हें जीतने की रणनीति पर हुई चर्चा। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं, और इसी कड़ी में मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष ने 144 लोकसभा सीटों पर पार्टी को और मजबूत करने की कवायद की केंद्रीय मंत्रियों के साथ समीक्षा की। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये ऐसे समय में हुई जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की बुधवार को भारत जोड़ो यात्रा आरंभ होने वाली है, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी विरोधी सभी दलों को एकजुट करने की कोशिश में लग गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में उन 144 लोकसभा सीटों को जीतने की रणनीति तैयार की गई है जिन पर बीजेपी पिछले चुनाव में मामूली अंतर से चूक गई थी, और इनमें वो निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी दूसरे या तीसरे स्थान पर रही थी, या जिन पर उसने कभी जीत दर्ज की ही नहीं है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर जारी है सुरक्षा बलों का एक्शन, अनंतनाग में 2 आतंकियों को कर दिया ढेर। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि एनकाउंटर में अब तक 2 आतंकी मारे गए हैं और तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अनंतनाग जिले में पोस्टक्रीरी इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद घेराबंदी एवं तलाशी अभियान चला गया। उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिस पर उन्होंने जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ शुरू हो गई, और इसमें अब तक 2 आतंकी मारे गए हैं। मुठभेड़ अभी भी जारी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नार्को टेरर पर बड़ा एक्शन, पकड़ी गई 3 देशों से गुजरकर भारत पहुंची 1200 करोड़ की ड्रग्स। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का पर्दाफाश कर 2 अफगानिस्तान के नागरिकों को गिरफ्तार किया। ये सिंडिकेट नार्को टेररिज्म से जुड़ा, जो कि ड्रग्स बेचकर उसके पैसे का इस्तेमाल कर हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में कर सकता था। पुलिस के स्पेशल सेल HGS धालीवाल ने बताया कि दोनों अफगानियों की निशानदेही पर 312.5 किलो मेथाफेटामाइन और 10 किलो फाइन क्वालिटी की हेरोइन जब्त की गई है, और इन ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1200 करोड़ रुपए है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में मदरसा संचालकों में मचा हड़कंप, सर्वे के लिए बनाई गई ये टीम। जी हाँ दोस्तों, यूपी सरकार उत्तर प्रदेश के मदरसों का सर्वे कराने की तैयारी में है, और इसको लेकर मदरसों में हड़कंप मचा हुआ है। मदरसे सर्वे से क्यों डर रहे हैं, क्या है मदरसों की जमीनी हकीकत, और अब इसी के सर्वे कराने के लिए योगी सरकार ने बना दी है टीम, जिसके बाद मदरसा संचालकों में मच गया है हड़कंप। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी को भगवामय करने की तैयारी में बीजेपी, नगर निकाय और लोकसभा चुनाव के लिए बनाया मेगा प्लान। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी नगर निकाय चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के माहौल को पूरी तरह से भगवामय करने की तैयारियों में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी 15 दिन में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाएगी, और यही नहीं, 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन से लेकर गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में भारतीय जनता पार्टी अभियान चलाएगी। 25 सितंबर को बीजेपी अपने 1,60,000 बूथों पर दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन मनाएगी। दरअसल जनवरी और फरवरी में स्नातक MLC की 5 सीटों पर चुनाव होने हैं, और इनका रोड मैप भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी बुधवार से यानी कि 7 सितंबर से यूपी में अलग अलग क्षेत्रों में प्रवास कर बैठक करेंगे। वहीं महामंत्री संगठन भी बुधवार से उत्तर प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ।
आईटी, न्यूक्लियर एनर्जी और अंतरिक्ष। पीएम मोदी के साथ शेख हसीना की द्विपक्षीय बैठक में कई अहम समझौते पर लगी मोहर। जी हाँ दोस्तों, 4 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली आई बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंगलवार को दोपहर द्विपक्षीय बैठक की और दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की बैठक के दौरान रक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। और इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास भागीदार है और इस क्षेत्र में हमारा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। उन्होंने कहा कि लोगों के सहयोग में निरंतर सुधार हो रहा है और इसी के साथ हमने आईटी, अंतरिक्ष और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे सेक्टर में भी सहयोग बढ़ाने का निश्चय किया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष हमने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ, हमारे डिप्लोमेटिक संबंधों की स्वर्ण जयंती, शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी एक साथ मनाई थी। उन्होंने आगे कहा कि मुझे विश्वास है कि अगले 25 साल के अमृतकाल में भारत बांग्लादेश की मित्रता नई ऊंचाइयां छुएगी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत दौरे पर हैं और शेख हसीना का औपचारिक स्वागत प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन में किया और इसके बाद द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना दोनों हैदराबाद हाउस पहुंचे और इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें प्रमुखता से व्यापार, रक्षा और बेहतर कनेक्टिविटी शामिल है। कई अहम मुद्दे पर मुहर लगी है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अश्विनी वैष्णव करोड़ों यात्रियों को देंगे तोहफा, तीसरी वंदे भारत को लेकर होगा ये खास ऐलान। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे 7 सितंबर को बड़ा खास काम करने जा रहा है। रेलवे ने बताया है कि इसी महीने तीसरे वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने की बात की जा रही है। फिलहाल रेलवे 7 सितंबर को अहमदाबाद मुंबई रोड पर तीसरे वंदे भारत का आखिरी ट्रायल करेगा। आपको बता दें कि इस समय ट्रेन के फिलहाल 2 रूट हैं, जिनमें दिल्ली वाराणसी और दिल्ली कटरा के रूट पर यात्री ट्रैवल कर रहे हैं और अब इसके तीसरा रूट अहमदाबाद मुंबई रूट पर आखिर इसका ट्रायल किया गया और इसके ट्रायल की तारीख भी तय हो गई। रेलवे मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक रूट ट्रायल के बाद CRS क्लियरेंस लेना है और फिर ट्रेन को तय रूट पर चला दिया जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। गुजरात में चुनाव हुए अगर आज तो बीजेपी को मिलेगी बम्पर सीटें, आम आदमी पार्टी देगी कांग्रेस को झटका। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी कांग्रेस के बीच आम आदमी पार्टी भी अपना दमखम दिखाती नजर आ रही है, लेकिन सर्वे के मुताबिक जो बात सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि गुजरात में अगर आज चुनाव होते हैं तो भाजपा को बम्पर सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी बनने में कामयाब साबित होगी, जबकि आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर नजर आएगी। सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी की वजह से यहां पर कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली भाजपा विधायक करेंगे राष्ट्रपति से मुलाकात, केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने का देंगे ज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर मचा सियासी घमासान बढ़ता ही जा रहा है। भाजपा अब इस मुद्दे को राष्ट्रपति तक लेकर जाने की योजना बना चुकी है और मंगलवार को दिल्ली भाजपा के सभी विधायक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर राजधानी में आम आदमी पार्टी की सरकार को बर्खास्त करने की मांग करेंगे। इस बात की जानकारी भाजपा नेता रामवीर सिंह विधूड़ी ने ट्वीट करके दी है। इससे पहले भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आप कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी है और दिल्ली में शराब नीति से कमीशन का खेला हुआ, कमीशन लेकर राजस्व को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया। सिसोदिया और केजरीवाल के मित्रों को इससे काफी फायदा हुआ। लोग मोटी दलाली देने के लिए केजरीवाल के पास जाते थे। भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता और भाजपा सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में आने को तैयार, सीएम जयराम ठाकुर का दावा, रिपीट करेगी सरकार। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। राज्य सुंदरनगर और नाचन विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे पर जनसभाओं को संबोधित करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के कई नेता भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और उनके नेता अपना अस्तित्व बचाने के लिए बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के अस्तित्व के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह कांग्रेस को रास नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों का आभार जताने के लिए सरकार इसको मना रही है। वहीं सीएम ने आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिसकी अपनी कोई गारंटी नहीं है
है वो लोगों को 10 गारंटी दे रही है। सीएम ने कहा कि इस बार हिमाचल में बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगी और इतिहास बदल देगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का ये संकल्प कांग्रेस के नेताओं को भी नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक नेता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो लक्ष्य 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह नहीं हासिल कर सके वो एक आम सीएम कैसे कर सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिक्षक दिवस पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, देश भर में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करेगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड और विकसित करने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के मौके पर सोमवार को बताया कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूरी भावना को समाहित करते हुए पीएम श्री स्कूल मॉडल स्कूल बनेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट के जरिए ये बड़ा ऐलान किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तीखे हुए सुशील मोदी के तेवर, नीतीश के लिए भाजपा के दरवाजे बंद, नाक रगड़ने पर भी वापसी नहीं। जी हाँ दोस्तों, पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की कोई विश्वसनीयता नहीं रही और अब भाजपा के दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके हैं। 2013 में नीतीश कुमार ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन 4 साल बाद उन्हें गलती का एहसास हुआ। 2017 में फिर भाजपा की शरण में आना पड़ा। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनवाया, लेकिन 8 महीने बाद उनकी कुर्सी छीन खुद मुख्यमंत्री बन गए। नोटबंदी का समर्थन करते हुए जिस नीतीश कुमार ने बेनामी संपत्ति पर कार्रवाई की मांग की थी, वही बेनामी संपत्ति के आरोप में घिरे तेजस्वी यादव के साथ सरकार चला रहे थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ अग्निकांड के बाद एक्शन में योगी सरकार, होटल लेवाना पर चलेगा बुलडोजर। जी हाँ दोस्तों, राजधानी लखनऊ में होटल में लगी आग से 4 जान जाने के बाद योगी सरकार एक्शन में आ गई है। मदन मोहन मालवीय मार्ग स्थित होटल लेवाना को सील करने और विधिक प्रक्रिया पूरी करने ध्वस्तीकरण के निर्देश कमिश्नर ने दिए हैं और शासन ने इस अग्निकांड में मंडलायुक्त और पुलिस आयुक्त को जांच सौंपी है। और इसी क्रम में मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने निर्देश जारी किए हैं। साथ ही जिन होटलों ने एलडीए को नोटिस मिलने के बाद कोई दस्तावेज नहीं दिए, उनको सील करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मंडलायुक्त और एलडीए अध्यक्ष डॉक्टर रोशन जैकब ने चिट्ठी में लिखा है कि इस होटल के बारे में उपाध्यक्ष ने जानकारी दी है। उसके अनुसार 12 मई को नोटिस के जवाब में लेवाना स्वीट्स होटल ने 2021 में 2024 तक की अग्निशमन विभाग की फायर एनओसी प्रस्तुत की है। मंडलायुक्त के अनुसार होटल में फायर एस्केप प्रणाली का अभाव है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उद्धव ठाकरे को सबक सिखाने की है जरूरत, बीजेपी की बैठक में बोले अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, मुंबई में आयोजित बीजेपी नेताओं की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के मुख्य रणनीतिकार अमित शाह ने कहा कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ धोखाधड़ी की है, ऐसे में उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। सूत्रों की माने तो पार्टी नेताओं की बैठक में शाह ने यह कहा कि हम राजनीति में सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बकौल सूत्र शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि अपनी पार्टी में हुई टूट और उसके बाद हुई अन्य घटनाओं के जिम्मेदार वो खुद हैं। उनकी लालच के कारण पार्टी उनके खिलाफ हो गई है। ये कहकर उन्होंने उन सभी आरोपों पर विराम लगाने की कोशिश की है जो ये कहते हैं कि एकनाथ शिंदे की बगावत और महाराष्ट्र में सत्ता में बीजेपी का हाथ है। अमित शाह ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने न केवल बीजेपी को धोखा दिया बल्कि शिवसेना की विचारधारा को भी धोखा दिया और महाराष्ट्र के लोगों के जनादेश का भी अपमान किया है। सूत्र के अनुसार शाह ने कहा कि उनकी पार्टी आज उनकी सत्ता के लालच के कारण टूट गई है, न कि बीजेपी के कारण। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हिजाब बैन मामले पर सुनवाई, मुस्लिम याचिकाकर्ता से बोले जज फोरम शॉपिंग नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के हिजाब बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम कर्नाटक हिजाब बैन मामले का परीक्षण करने को तैयार हैं। कोर्ट ने इस पर कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इससे पहले हिजाब बैन पर सुनवाई टालने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट के जज नाराज हो गए। मुस्लिम याचिकाकर्ताओं के वकीलों से जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा
कि यह फॉर्म शॉपिंग नहीं चलेगा। पहले आप लगातार जल्द सुनवाई की मांग करते रहे, अब सुनवाई टालने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने 2 हफ्ते बाद सुनवाई की मांग फिर ठुकरा दी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली का ऐतिहासिक राजपथ अब बनेगा कर्तव्य पथ, मोदी सरकार कर रही नाम बदलने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार अब दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने जा रही है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी। देश में 4 बड़ी परियोजनाओं की सौगात देने आ सकते हैं पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में 4 प्रोजेक्ट का उद्घाटन व शिलान्यास कर सकते हैं और इसके लिए राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्ताव भेजकर समय मांगा है। उम्मीद है कि सितंबर के दूसरे या चौथे सप्ताह में पीएम मोदी हिमाचल आ सकते हैं और अभी पीएमओ से हिमाचल दौरे की तिथि को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। बिलासपुर में एम्स व हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के उद्घाटन के साथ नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क और चंडीगढ़ बद्दी 4 लेन का शिलान्यास करने का प्रस्ताव पीएमओ को भेजा गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह का अरविंद केजरीवाल पर निशाना, कहा कुछ लोग मेधा पाटकर को गुजरात की राजनीति में घुसाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को आम आदमी पार्टी और उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए दावा किया कि कुछ लोग सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को गुजरात की राजनीति में पिछले दरवाजे से प्रवेश कराने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि पाटकर ने राज्य की जीवन रेखा नर्मदा परियोजना का विरोध किया था। आम आदमी पार्टी ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक सदस्य पाटकर को 2014 के लोकसभा चुनाव में मुंबई की उत्तर पूर्व सीट से मैदान में उतारा था। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नर्मदा परियोजना का विरोध करने वाली मेधा पाटकर को गुजरात की राजनीति में पिछले दरवाजे से प्रवेश कराने के लिए कुछ लोगों ने इन दिनों नई शुरुआत की है। मैं गुजरात के युवाओं से पूछना चाहता हूं कि क्या वो नर्मदा परियोजना के साथ साथ गुजरात के विकास का विरोध करने वालों को राज्य में घुसने देंगे। अमित शाह विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले गुजरात में आयोजित किए जा रहे 36वें राष्ट्रीय खेल के उद्घाटन समारोह में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस में नहीं थम रही नाराजगी, राहुल गांधी की रैली से गायब रहे कई बड़े नेता, राज बब्बर ने की मोदी सरकार की तारीफ। जी हाँ दोस्तों, महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली में रविवार को कांग्रेस के कई असंतुष्ट नेता गैर हाजिर रहे और वहीं गुलाम नबी आजाद के पार्टी छोड़ने का फायदा जम्मू कश्मीर के नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विकार रसूल को हुआ। मध्य प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ विकार रसूल को रामलीला मैदान में रैली को संबोधित करने का मौका मिला। कांग्रेस की रैली में पूर्व केंद्रीय मंत्री और CWC के सदस्य आनंद शर्मा गैर हाजिर रहे और वहीं असंतुष्ट नेताओं में शामिल मनीष तिवारी भी मौजूद नहीं थे। मनीष के समर्थकों का कहना है कि वो देश के बाहर हैं, इसीलिए उपस्थित नहीं हो पाए। आनंद शर्मा और मनीष तिवारी ने पिछले दिनों अध्यक्ष पद के चुनाव पर सवाल उठाए थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विदेश मंत्री का बड़ा बयान, बोले जबरन जनसंख्या नियंत्रण के हो सकते हैं खतरनाक परिणाम। जी हाँ दोस्तों, भारत में जनसंख्या नियंत्रण पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर गिर गई है और इसका कारण शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और समृद्धि है। हम में से प्रत्येक के बीच परिवार का आकार समय बीतने के साथ छोटा हो रहा है। जयशंकर ने इसी के साथ कहा कि जबरन जनसंख्या नियंत्रण के बहुत खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। ये लिंग असंतुलन पैदा कर सकता है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार और उसके कई मंत्री जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कई बार बिल पेश करने की बात कह चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के गुजराती में अनुवाद के विमोचन समारोह में कहा कि जब हम भारत के समुद्री हितों पर बात करते हैं तो हमारा नजरिया केवल हिंद महासागर तक ही सीमित नहीं होता, हम प्रशांत महासागर क्षेत्र की भी बात कर रहे होते हैं और हम जो भी रणनीति बनाते हैं वो हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं और इसी के साथ इस क्षेत्र को केंद्र में रखकर पूरी दुनिया रणनीति तैयार कर रही है।